हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 25th ऑफ दिसंबर 2024। 25 दिसंबर 2024 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC, railways, banking and other core sector। सो अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लोगों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो आज है 25 दिसंबर, आज क्या है? क्रिसमस डे। सो मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। सो आज के जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे उनको हम लोग सबसे पहले हेडलाइन के माध्यम से डिस्कस कर लेंगे एज यूजुअल, और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि आप सभी को पता है द स्टडी टेक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर दोनों आर्टिकल एज वेल एज एडिटोरियल का हम लोग डिटेल एनालिसिस करते हैं। ओके, आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं एडिटोरियल को वन बाय वर्ड करके पढ़ाता हूँ, वर्ड बाय वर्ड पढ़ाता हूँ ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाए। ओके, सो ये सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे और मूव करते हैं अपने डिस्कशन को। लेट्स डिस्कस सम इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस फॉर द डे ऑफ 25th ऑफ दिसंबर 2024। सबसे पहला न्यूज आपको पहले पेज की हेडलाइन पे मिलेगा, दैट इज कांग्रेस मूव सुप्रीम कोर्ट ओवर चेंज इन इलेक्शन रूल। देखिए यहाँ पे रिसेंटली मैं आप सभी को बता दूं जो आपका कंडक्ट है इलेक्शन रूल्स के, उसको चेंज किया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, इसी के द्वारा, ठीक है। और इसी चेंजेस को यहाँ पे लेके अभी जो कांग्रेस है वो सुप्रीम कोर्ट को मूव की है। ओके, देखिए अभी ये बवाल बहुत ज़्यादा उठ चुका है क्योंकि देखिए बहुत सारे ऑपोजिशन लीडर्स, एक्टिविस्ट जो हैं इस चीज़ के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि क्यों ये चेंजेस किए गए हैं। ओके, सो इंपॉर्टेंट है ये, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और कल मैंने इसका जिस्ट बताया था कि क्यों ये न्यूज़ में है, ठीक है, तो वो आज हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इट इज एडिटोरियल, ठीक है, इट इज एडिटोरियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है जिसमें आप सभी को मैं बताऊंगा आईटी सेक्टर के बारे में। आईटी सेक्टर आज के डेट में आप सभी को पता है बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, बहुत तेजी से ये ग्रो कर रहा है, लेकिन इसके अंदर हमने देखा है कुछ रिपोर्ट एनएसएसओ के द्वारा, ठीक है, एनएसएसओ की जो रिपोर्ट है उसको पढ़ के यहाँ पे जो राइटर है उन्होंने कास्ट बेस्ड डिस्पैरिटीज निकाली हैं, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। व्हाट आर इनइक्वालिटी इन इट्स, ठीक है, आईटी सेक्टर में हमें जो इनइक्वालिटी देखने को मिल रहा है रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, रिलेटेड टू वेज, वो सारी चीज़ें हम इस आर्टिकल में, इस एडिटोरियल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बहुत प्यारा ये एडिटोरियल है जिसको हम लोग लाइन बाय लाइन डिस्कस करने वाले हैं, एक भी चीज़ हम इसके अंदर स्किप नहीं करेंगे। ओके, थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर कमिंग फ्रॉम ओपिनियन सेक्शन, दैट इज India got 14.3% of global remittance in 2024, its highest ever। ओके, 14.3%। आप लोग सोच सकते हैं 14.3% रेमिटेंस क्या होता है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक फैमिली में 5 मेंबर रहते हैं, ठीक है, एक फैमिली में 5 मेंबर रहते हैं। उस फैमिली का कोई एक जो सदस्य है वो बाहर जाके काम करता है, मतलब कि मान लीजिए यूएस जाके वो काम करता है, ठीक है। सपोज मान लीजिए वो इंडिया का रहने वाला है और वो यूएस जाके काम करता है, ठीक है। अब वो यूएस में अर्निंग करेगा, यूएस में कमाएगा, ठीक है भाई। अगर वो अपनी फैमिली को, सपोज कीजिए वह वहाँ पे खा रहा है, कमा रहा है, रह रहा है, ठीक है, लेकिन वो अपनी फैमिली को, जो 4 मेंबर पीछे रह रहे इंडिया में, उनको सपोर्ट करने के लिए जो मनी वो वापस इंडिया में भेजेगा उसी को हम क्या कहते हैं? रेमिटेंस कहते हैं। सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। 5 मेंबर जो कि इंडिया में रह रहे हैं, एक फैमिली एक रह रही है इंडिया में 5 मेंबर की, उसका एक सदस्य यूएस में जाके काम कर रहा है, ठीक है, वो वहाँ पे अर्निंग कर रहा है, लेकिन कुछ हिस्सा, अर्निंग का कुछ हिस्सा वो क्या कर रहा है? अपनी फैमिली को भेज रहा है सपोर्ट करने के लिए, ताकि उनके पीछे जो 4 लोग रह रहे हैं उनकी फैमिली में, उनको सपोर्ट मिलता रहे। तो उसी को हम लोग रेमिटेंस कहते हैं।
तो या समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो इंडिया में अगर आप देखें तो ये कितना अभी शेयर हो चुका है, 14.3%। हमें ग्लोबली अगर देखें तो ये शेयर मिल चुका है, हमने इवन चाइना को भी पास कर दिया है, ठीक है। सो अगेन अभी ये हाईएस्ट है अब तक का। ओके, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, इसको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और टॉप 10 कंट्रीज कौन कौन है उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ फोर्थ इंपॉर्टेंट न्यूज आर कमिंग फ्रॉम TNC, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज से आ रहा है। दैट इज व्हाट इज कंप्यूटिंग, ठीक है। जो क्वांटम कंप्यूटिंग है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ये कहाँ से आया, कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्यूबिट्स क्या होता है उसको भी हम लोग इसी में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये क्लासिकल कंप्यूटिंग से क्या कैसे अलग है, ठीक है, क्या क्लासिकल कंप्यूटिंग से ये बेटर है, ठीक है, इसमें क्या कुछ यहाँ पे कमियां हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लूप होल्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। फिफ्थ इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज वाई आर एक्टिविस्ट अपोजिंग EC's इलेक्शन रूल्स अमेंडमेंट। देखिए जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि जो एक्टिविस्ट हैं, अपोजिशन लीडर्स हैं, ये सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ने चेंजेस किए हैं कोड ऑफ रूल्स को, तो उसके रिगार्डिंग इन्होंने प्रोटेस्ट लगाया है, ठीक है। तो वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या कुछ यहाँ पे, ये इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि रूल में क्या कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द सिक्स्थ इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू नेम्स अजय भल्ला मणिपुर गवर्नर, ठीक है। तो मणिपुर गवर्नर्स को यहाँ पे देखिए अभी चेंज किया गया है, ठीक है। अजय भल्ला है अभी रिसेंट मणिपुर के गवर्नर, ओके। और इसमें हम और भी कुछ स्टेट्स के गवर्नर्स के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं, ओके। तो होप आप सभी को ये आर्टिकल समझ में आ जाएगा, ओके। सेवंथ इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हेल्स वाजपेयी says he was architect of India's transition to 21st century, ओके। 100th यहाँ पे एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे, ओके, उसी में ये सारी स्पीच दिए गए हैं, ओके। और स्टेटमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें मैं आप सभी को आर्टिकल में बताऊंगा, ओके। सो ये 7 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके पूरे न्यूज़पेपर में, जिसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। पहले पेज पे हम लोग मूव करते हैं, यहाँ पे डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को, हेडलाइन को डिस्कस करेंगे। कांग्रेस मूव सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट ओवर द चेंज इन इलेक्शंस रूल्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे इलेक्शंस के जो रूल्स हैं उसमें यहाँ पे कुछ चेंजेस किए गए हैं, उसकी कंडक्ट में यहाँ पे कुछ चेंजेस किए गए हैं, उसी को लेके यहाँ पे कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट को मूव की है, ओके। अब ये चेंजेस क्या है ये आप सभी को पता होना चाहिए, किसमें किया गया है, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 में ये चेंजेस किए गए हैं। पहले तो आप लोग इसको लिख लीजिए, चेंजेस आर बीइंग डन इन कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961, ओके, इसको लिख लीजिए। नाउ व्हाइल देयर वाज अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द इलेक्शन रिलेटेड रिकॉर्ड अर्लियर, ठीक है, पहले क्या था, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं था, ठीक है। किसी भी चीज को लेके अगर मान लीजिए एक इलेक्शन हो रहा है तो उसके कोई भी डॉक्यूमेंट्स को आप मांग सकते हैं, पब्लिकली उसको रिवील किया जाता है। लेकिन यहाँ पे आज के डेट में क्या हो गया, रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर दिया गया, ओके। CCTV फुटेज आप नहीं मांग सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग आप नहीं मांग सकते हैं, दे आर नो लॉन्गर फ्रीली अवेलेबल, इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ओके। वाइल द गवर्नमेंट हैज सेड दैट अमेंडमेंट प्रोटेक्ट देयर प्रोसेस फ्रॉम फॉल्स नैरेटिव और मिसयूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा है, अपने जो चीज़ें हैं उसको यहाँ पे साइड की है, कहा है कि हम ये इसलिए कर रहे हैं, हम ये अमेंडमेंट इसलिए कर रहे हैं ताकि जो चीज़ें हैं वो गलत हाथ में ना लग जाए, ठीक है, इसका मिसयूज ना हो। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हम ऑफकोर्स यहाँ पे हैक कर सकते हैं, तो हैकिंग के थ्रू क्या हो सकता है, इसका मिसयूज हो सकता है। सेंसिटिव एरियाज में, जम्मू एंड कश्मीर जैसे एरियाज में यहाँ पे इसका मिसयूज हो सकता है, ठीक है। सो देयर आर कंसर्न दैट इट रिड्यूस ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द इलेक्टोरल प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कंसर्न बताया गया है ट्रांसपेरेंसी को लेके और अकाउंटेबिलिटी को लेके, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अमेंडमेंट किसमें किया गया है, 19th, ठीक है, इसको आप सभी को पता होना चाहिए, लिख लीजिएगा। 1961 के रूल 93 में इसको अमेंडमेंट किया गया है, उसके सेक्शन 2 में इसको अमेंड किया गया है, ठीक है, उसके सेक्शन 2 में इसको अमेंड किया गया है, इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ओके। और इसी को लेके यहाँ पे कांग्रेस क्या है, सुप्रीम कोर्ट को मूव की है, ओके। होप आप सभी को समझ में आ गया होगा ये सारी चीजें। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड टू द एडिटोरियल सेक्शन, ठीक है। उससे पहले आपको कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं मिलेगा। सो हम लोग मूव करते हैं अभी एडिटोरियल सेक्शन पे, अभी डायरेक्ट हम लोग एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। पहला एडिटोरियल को आप लोग इजीली स्किप कर सकते हैं, देयर इज नो नीड टू हैव डिस्कशन ऑन द फर्स्ट एडिटोरियल। नाउ मूव ऑन टू द सेकंड एडिटोरियल, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसके बारे में आप लोगों को पता होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ओके।
आईटी सेक्टर को लेके ये एडिटोरियल आया हुआ है। ओके, और आप सभी को पता है आईटी सेक्टर आज के डेट में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। ठीक है, इंडिया का जो आईटी सेक्टर है इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज इन द कंट्री। हमारी कंट्री में अब तक का ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। ओके, जिसमें पूरी इंडिया का 7% यहाँ से हमें जीडीपी देखने को मिलता है। ओके, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। The performance driven and high paying nature of job in the IT sector make it preferred career destination for millions of Indian youths। देखिए, ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे इंसान को क्या है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे टेक्निकल चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसमें क्या है, हायर अमाउंट ऑफ इनकम है। ओके, और एक सेटिस्फाइड जॉब है। ठीक है, जिससे यहाँ पे देखिए इस नेचर को, यहाँ पे आईटी सेक्टर के इस नेचर को क्या बनाता है, एक अलग चीज बना देता है, जिससे यहाँ पे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ जो इंडियन यूथ हैं वो अट्रैक्ट हो रहे हैं इसके तरफ। ठीक है, और ये जो सेक्टर है वो बहुत तेजी से ग्रो करता जा रहा है। अभी देखिए हुआ क्या है, हुआ ये है कि NSSO दैट इज नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, इनके जो सर्वे है उसको यहाँ पे पढ़ा गया किसके द्वारा, इस आर्टिकल के राइटर के द्वारा। इस आर्टिकल के राइटर्स के द्वारा इन्होंने क्या किया, इस सर्वे को पढ़ा। उन्होंने बताया कुछ यहाँ पे डिस्पैरिटीज हैं, कास्ट बेस्ड डिस्पैरिटीज हैं, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इट अनरिवील्स दैट स्टार्क कास्ट बेस्ड disparities in employment probability and wage earning in IT industry, indicating that social inequality are significantly alive in job market। ठीक है, देखिए हमें यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को लेके, हमें यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला, डिस्पैरिटीज हमें देखने को मिले। हमें यहाँ पे वेज अर्निंग में डिस्पैरिटीज देखने को मिले, इनइक्वालिटी देखने को मिला। वेज अर्निंग में हमें यहाँ पे इनइक्वालिटी देखने को मिला। ओके, और ये आज की डेट में जॉब मार्केट में अभी जिंदा है। ठीक है, ये सोशल इनइक्वालिटी अभी भी है, उस टाइप का एक फैक्टर यहाँ पे इंडिकेट करता है। ओके, द स्टडी यूटिलाइज 2 राउंड्स ऑफ NSSO सर्वे। ठीक है, तो ये जो स्टडी है इसमें लगभग 2 राउंड ऑफ NSSO के सर्वे यहाँ पे लिए गए हैं इसके अंदर। पहला आपका हो गया NSS 78 जो कि कराया गया था 2020-21 में। दूसरा यहाँ पे कौन सा, 68th राउंड ऑफ NSS जो कि यहाँ पे 2011-12 में करवाया गया था। ठीक है, इट इज एट द नेशनल लेवल, ये नेशनल लेवल है। ओके, द स्टडी कंप्राइज, पूरी स्टडी अगर दोनों को कंप्राइज करें तो इसमें लगभग कितने डाटा लिए गए थे इंडिविजुअल के, 29,289 इंडिविजुअल्स के डाटा और सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे। ओके, जिसमें कहा गया कि 20,437 है वो कहाँ से है, NSS 78 राउंड्स में से है, और आपका 68 राउंड्स ऑफ उसमें से कितना है, 8,852 है। ओके, तो हमने देखा कि यहाँ पे दोनों में अंतर क्या है, अंतर बहुत ज़्यादा है, इसका डबल है, डबल से भी ज़्यादा है। ठीक है, डबल से भी ज़्यादा है, यहाँ पे ट्रिपल बोल सकते हैं, ट्रिपल या फोर्थ के कंपैरिजन में बोल सकते हैं। डाटा कलेक्ट किए गए ट्रिपल के कंपैरिजन में, मतलब कि 8,852 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 20,000 है, मतलब आप सोच सकते हैं डबल से थोड़ा ज़्यादा है ये। ओके, और यहाँ पे जो वेरिएशन हमें देखने को मिला है इन सैंपल साइज में, ये इट इज ड्यू टू वेरिएशन इन ओवरऑल सैंपल कलेक्टेड कवर्ड अंडर दीज सर्वे। ठीक है, तो ये किस लिए बताया गया है, इट इज ड्यू टू द वेरिएशन इन ओवरऑल सैंपल कलेक्टेड अंडर दीज सर्वे। ओके, नाउ यहाँ पे ऑथर ने क्या ऑब्जर्व किया, ये आप सभी को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये तो यहाँ पे डाटा है कि लगभग 29,289 इंडिविजुअल के सैंपल्स को कलेक्ट किए गए, उसमें से बताया गया कि उसमें से डिवीजन बताया गया कि 20,437 यहाँ पे 78th राउंड में से हमें देखने को मिले, और 8,852 जो सैंपल्स है वो कहाँ से हमें देखने को मिले, 68th राउंड्स ऑफ, और इसका जो वेरिएशन है वो मैंने यहाँ पे बता दिया, इट इज ड्यू टू द वेरिएशन इन ओवरऑल सैंपल कलेक्टेड अंडर दीज सर्वे। ओके, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। द एम्प्लॉयमेंट प्रोबेबिलिटी वेयर एस्टिमेटेड आफ्टर कंट्रोलिंग द ऑब्जर्वेबल फैक्टर्स दैट कुड इन्फ्लुएंस द आउटकम वेरिएबल्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप सभी को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि यहाँ पे ऑथर ने क्या फाइंड किया। ओके, क्या फाइंड किया, यहाँ पे ऑथर ने फाइंड किया कि जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, द प्रोबेबिलिटी ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब टू बी इंगेज्ड इन IT सेक्टर इज ओनली 10%। इसको लिख लीजिएगा, एज पर कंपैरिजन टू अपर कास्ट 27%। ठीक है, अगर आप अपर कास्ट में देखें तो अपर कास्ट में IT सेक्टर में कितने आ रहे हैं, 27%, लेकिन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से कितने आ रहे हैं IT सेक्टर में, मात्र सिर्फ 10% आ रहे हैं। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए। ठीक है, द फाइंडिंग रिमेन रोबस्ट इवन आफ्टर अकाउंटिंग फॉर डिफरेंसेस इन एजुकेशनल अटर्नमेंट्स एंड अदर इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज जेंडर एंड रीजनल बैकग्राउंड्स। ओके, तो हमें इसके अंदर क्या, हमें
एक यहाँ पे डिस्पैरिटीज देखने को मिला, ओके, जेंडर बेस्ड डिस्पैरिटीज हमें देखने को मिला, रीजनल बैकग्राउंड के बेसिस पे हमें डिस्पैरिटीज देखने को मिला इन द आईटी सेक्टर, ओके। सरप्राइजिंगली दिस डिस्पैरिटी इन एम्प्लॉयमेंट probability has increased over time from 2011-12 to 2020-21। देखिए हम मानते हैं यहाँ पे देखिए आर्टिकल में आप लोगों को समझ में आ जाएगा, मैं यहाँ से यहाँ तक के जो डाटा बताऊंगा ना आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि दोनों में बढ़ोतरी हुई है। ऐसा नहीं है कि जो आपका सिर्फ आपका जो 2011 में ही सिर्फ बढ़े हैं अपर कास्ट में। हालांकि मैं आप सभी को बता दूं 78 तो जो यहाँ पे एनएसओ का सर्वे हुआ उसमें भी यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है अपर कास्ट एज वेल एज शेड्यूल कास्ट और आपका शेड्यूल ट्राइब में, ठीक है, दोनों ही बढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे जो डिस्पैरिटीज है वो भी यहाँ पे बढ़ते हुए हमें देखने को मिले हैं, ओके। दो बोथ कास्ट ग्रुप वेयर एट रिलेटिवली डिसएडवांटेज पोजिशन इन द फर्स्ट टाइम पीरियड लेटर देन लेटर पीरियड्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको अब डिफरेंसेस यहाँ पे पता चल जाएगा, क्लियर आप पढ़ते रहिएगा, डिफरेंसेस पता चल जाएगा। इन 2011-12 2011-12 में लोअर कास्ट ग्रुप है इट फेस्ड ओनली 6% प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग एंगेज इन आईटी सेक्टर एज पर कंपेयर टू 17% इन अपर कास्ट, ठीक है। तो 2011-12 के जो डाटा है उससे हमें ये पता चलता है कि जो लोअर कास्ट है वो कितना प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आईटी सेक्टर में एंगेज कर रहा है, 6%, ठीक है, और ये अपर कास्ट में कितना है, ये आंकड़े 17% के आसपास हैं। Thus, while the overall employment probability for engagement in IT sector increase for both the caste groups, ठीक है, दोनों कास्ट ग्रुप के लिए, आपका लोअर कास्ट ग्रुप के लिए एज वेल एज अपर कास्ट के लिए यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एंगेजमेंट बढ़ा है, एम्प्लॉयमेंट प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बढ़ा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि जो लोअर कास्ट है इट वेंट अप टू 11% इन 2011-12 टू 17% इन 2020-21, ठीक है। तो देखिए आप देख सकते हैं जो 11% था 2011-12 में, ये बढ़ के कितना हो गया 2020-21 में 17% के आसपास हो गया ये, ठीक है। तो दोनों ही सेक्टर में अगर आप देखें तो हमें इंक्रीजमेंट देखने को मिला है, ओके। दिस सजेस्ट दैट एज द आईटी सेक्टर ग्रो, ठीक है, जैसे जैसे आईटी सेक्टर बढ़ता जा रहा है इट फेल्स टू एड्रेस और इवन एक्नॉलेज द सोशल बैरियर्स दैट एक्सक्लूड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, ठीक है। तो देखिए कुछ बैरियर, सोशल बैरियर्स को एक्नॉलेज नहीं कर पा रहा है ये चीजें, ठीक है, वो एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को एक्सक्लूड कर रहा है इसके अंदर से, आईटी सेक्टर के अंदर से, ओके। द स्टडी also reveals that even when lower caste group manage to enter into the job markets, ठीक है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि चलिए जैसे तैसे वो बंदा क्या हो जा रहा है, एंटर कर जा रहा है, ठीक है, जो आपका जो लोअर कास्ट ग्रुप के हैं वो क्या कर रहे हैं, वो इस मार्केट में आ जा रहे हैं, ठीक है, दे आर मैनेजिंग टू एंटर इन दिस मार्केट, ओके। स्टिल अगर वो आ रहे हैं तो उसके अंदर भी वो क्या हो रहा है, वो क्या फेस कर रहे हैं, लेबर सेगमेंटेशन फेस कर रहे हैं, ठीक है। वेज की अर्निंग में हमें यहाँ पे डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं उसके अंदर भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दे फेस लेबर सेगमेंटेशन एज रिफ्लेक्टेड इन कास्ट बेस्ड डिस्पैरिटीज इन वेज अर्निंग, ठीक है। तो वेज अर्निंग में अगर आप देखें, ठीक है, वो दे आर स्टिल मैनेज टू गेट इनटू दिस जॉब, ओके, मतलब कि लोअर कास्ट ग्रुप इसके अंदर आ रहे हैं, उसके आने के बावजूद भी अगर आप देखें तो उनके जो वेजेस हैं अपर कास्ट के कंपैरिजन में उसमें हमें यहाँ पे डिफरेंसेस देखने को मिले हैं, ओके। शेड्यूल कास्ट एंड अदर बैकवर्ड कास्ट जो है आपका वर्कर्स हैं इन आईटी सेक्टर फेस नेगेटिव वेज डिफरेंशियल ऑफ 24.9% एंड 22.5% रिस्पेक्टिवली। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डिफरेंसेस हमें देखने को मिल सकता है एज कंपेयर टू अपर कास्ट, ओके। दीज फाइंडिंग्स अलाइंस विद द लेबर मार्केट सेगमेंटेशन थ्योरी, ठीक है। तो ये जो फाइंडिंग्स है ये किससे अलाइन करता है, लेबर मार्केट सेगमेंटेशन थ्योरी से अलाइन करता है, विच प्रेडिक्ट अ डिवीजन ऑफ लेबर मार्केट इनटू ड्युअलिस्टिक सेगमेंट्स, ठीक है, जो कि यहाँ पे क्या प्रेडिक्ट करता है, लेबर मार्केट के बीच में डिवीजन, ड्युअलिस्टिक सेगमेंट्स यहाँ पे प्रेडिक्ट करता है, लोअर और अपर लेबर सेगमेंट्स, ओके। with worker in the lower segment facing structural barriers in upward mobility, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो लोअर सेगमेंट है वो यहाँ पे स्ट्रक्चरल बैरियर्स फेस कर रहे हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे आर्टिकल में ऑथर ने बताया है, ओके। नाउ यहाँ पे हमें जेंडर इनइक्वालिटी भी देखने को मिला है एज पर कंपेयर टू मेल, जो आपका वुमेन है उसको उनको यहाँ पे बोल सकते हैं आपकी कम यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दिए हैं, ठीक है। द लेबर मार्केट डिस्पैरिटीज इन IT ऑल्सो अफेक्ट अदर वनरेबल सेक्शंस स्पेशली वुमेन्स, ठीक है। तो वुमेन्स को अगर आप देखें तो यहाँ पे कम प्रायोरिटी दिया गया है। वुमेन वर्कर्स इन IT कैन अर्न 26.2% लोअर देन मेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो वुमेन वर्कर्स हैं ये कितना, अब जो मेल के कंपैरिजन में 26.2% ये कम अर्न करती हैं, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, दो देयर एम्प्लॉयमेंट प्रोबेबिलिटी
क्लोजर टू देन दैट ऑफ मेन। ठीक है, तो देखिए उनकी जो एम्प्लॉयमेंट प्रोबेबिलिटी है ये मेन के साथ साथ ये उनके क्लोज ही है, लेकिन अगर आप देखिए आंकड़े, हालांकि फिर भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंसेस है उनकी अर्निंग में, मेन के कंपैरिजन में फीमेल की अर्निंग में यहाँ पे डिफरेंसेस हमें देखने को अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो लेबर मार्केट सेगमेंटेशन पार्टिकुलरली इन हाई ग्रोथ एंड हाई पेइंग सेक्टर सच एज आईटी हैज फार रिचिंग सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस। ठीक है, तो हमें इस चीज़ को सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए प्रायोरिटी का काम ये बन चुका है। ठीक है, अगर इसके अंदर हमें डाइवर्सिटी देखने को मिला, इसके अंदर हमने मान लीजिए डिस्पैरिटीज देखा, तो आगे आने वाले टाइम में ये ग्रोथ को लेके इस पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, डाइवर्सिटी इन द वर्क प्लेस इज वाइडली सीन एज द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डाइवर्सिटी अगर इस वर्क प्लेस में है तो इट इज सीन एज द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेजेस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय इंटरनेशनल मार्केट ऑर्गेनाइजेशन इन 2020। ठीक है, 2022 में देखिए एक रिपोर्ट आया था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। ओके, इसमें बताया गया कि हायर लेवल ऑफ डाइवर्सिटीज एट द वर्क प्लेस आर एसोसिएटेड विद ग्रेटर प्रोडक्टिविटी एंड इनोवेशंस। ठीक है, तो हायर लेवल का जो डाइवर्सिटी है इट इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद व्हाट, ग्रेटर प्रोडक्टिविटी एंड इनोवेशंस। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ऑथर ने बताया कि देखिए जो 1% इंक्रीज होता है रेशियल डाइवर्सिटी का, उसका कितना अच्छा खासा इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है पर वर्कर्स। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऑथर ने ना ही केवल सिर्फ इन सारे प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है, बल्कि यहाँ पे कुछ सॉल्यूशंस को भी बताया है कि क्या कुछ यहाँ पे करने चाहिए। ठीक है, क्या कुछ पॉलिसीज हमें लेके आने चाहिए। अगर इन इनक्वालिटीज को हमें एड्रेस करना है तो कुछ यहाँ पे पॉलिसीज को लेके आना होगा, जैसे कि यहाँ पे ऑथर ने 3 चीजें बताई हैं, 3 यहाँ पे रिकमेंडेशंस दिए हैं। ऑल कंपनीज शुड बी रिक्वायर्ड टू पब्लिकली डिस्क्लोज दियर वर्कफोर्स। ठीक है, देखिए सारी कंपनीज को यहाँ पे क्या करना होगा, अपने वर्कफोर्स को क्या करना होगा, डिस्क्लोज करना होगा डाइवर्सिटी मैट्रिक्स एज वेल एज मेक इट पब्लिक्स ऑन देयर वेबसाइट। ठीक है, तो अपने वेबसाइट के ऊपर उनको पब्लिकली डालना होगा। ठीक है, सच ट्रांसपेरेंसी कैन इनकरेज अकाउंटेबिलिटी एंड मोटिवेट एम्प्लॉयर्स टू प्रायोरिटाइज डाइवर्सिटी। ठीक है, तो देखिए ऐसी जो ट्रांसपेरेंसी है ये अकाउंटेबिलिटी को इनकरेज करता है, साथ ही साथ क्या करेगा, आपके जो एम्प्लॉयर्स होंगे उनको मोटिवेट करेगा टू प्रायोरिटाइज योर डाइवर्सिटी विदाउट इंपोजिंग स्पेसिफिक कोटास। ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिकमेंडेशन क्या दिया गया है ऑथर के द्वारा, दैट इज लोअर कास्ट एंटरप्रेन्योर्स शुड बी प्रोवाइडेड विद ग्रेटर इंसेंटिव्स एंड ट्रेनिंग फॉर एंटरप्रेन्योरशिप इन हाई प्रोडक्टिविटी सेक्टर टू बूस्ट देयर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोअर कास्ट एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको यहाँ पे ग्रेटर इंसेंटिव देना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे एक ट्रेनिंग टाइप ऑफ नेचर यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहिए विद इन हाई प्रोडक्टिविटी फॉर द इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, फॉर द बूस्टअप ऑफ इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। ओके, तीसरा यहाँ पे ऑथर ने क्या यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया है, दैट इज bridging the skill gap among the marginalized section can pave the way for more equitable and inclusive job markets। ठीक है, तो ये 3 यहाँ पे रिकमेंडेशन यहाँ पे ऑथर ने दिए हैं, और इससे हम क्या कर सकते हैं, अपने आईटी सेक्टर में जो भी हमारे इक्वालिटीज हम फेस कर रहे हैं, जो भी डिस्पैरिटीज, कास्ट बेस्ड डिस्पैरिटीज हम फेस कर रहे हैं, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट में हो, चाहे वो वेज में हो, चाहे हम यहाँ पे जेंडर के बेस पे इक्वालिटी, हम इनइक्वालिटी देखें। ठीक है, तो ये सारी चीजों को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वो हमारे हाथ में, हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। Now moving on to the opinion section, India got 14.3% of global remittance in 2024. It is highest ever. Okay, China secure only 5.3%। मतलब आप देख सकते हैं इंडिया की वैल्यू कितनी बढ़ती जा रही है। ठीक है, इंडिया की वैल्यू ग्लोबली कितनी बढ़ती जा रही है। ठीक है, चार्ट 1 के माध्यम से आप देखेंगे कि टॉप 10 रिसीवर कौन है, रेमिटेंस में टॉप 10 रिसीवर कौन है, इंडिया टॉप में है। आप देख सकते हैं 1,29,088 के आसपास ये हैं। ओके, दूसरे पोजीशन पे आपका मैक्सिको है, मैक्सिको का डबल इंडिया है। ठीक है, मैक्सिको का डबल इंडिया है, 68,000 मैक्सिको के आसपास है। चाइना का 48,000 है। ओके, फिलीपींस उसके बाद 4th पोजीशन पे 40,232। ओके, बांग्लादेश उसके बाद है आपका, नहीं फ्रांस है उसके बाद आपका 37,304। पाकिस्तान उसके बाद है आपका 33,198। बांग्लादेश है उसके बाद आपका 1 2 3 4 5 6 7 7वें स्थान पे आपका बांग्लादेश है, जो कि हमारा नाइबर भी है, 26,602। ओके, 8वें स्थान पे आपका इजिप्ट है, जो कि जहाँ पे आप रेमिटेंस देखेंगे मिलियंस में, ये सारे आंकड़े मिलियंस में है, 22,657 मिलियंस। ओके, 8वें स्थान पे आपका ग्वाटेमाला देखेंगे, जिसका रेमिटेंस कितना है, 28,577 मिलियन डॉलर। ओके, जर्मनी का आप देखेंगे कितना है, जो कि 10वें पोजीशन पे है, 21,540
मिलियन डॉलर। ओके, ये चार्ट वन मैंने आप सभी को इसलिए बताया क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि टॉप 10 कंट्रीज कौन सी है। ठीक है, टॉप 10 कंट्रीज कौन सी है ये आप सभी को पता हो गया। ठीक है, इंडिया का शेयर ग्लोबली अगर आप देखें तो 14.3% के आसपास रहा है इस साल। ओके, इंडिया ने 129.1 बिलियन डॉलर के आसपास का वर्थ रिसीव किया है थ्रू दिस रेमिटेंस। ओके, रेमिटेंस आप देखिए, ये जो रेमिटेंस वर्ड है ना, ये आप सभी को यहां से पता चल गया। शुरू में मैंने आप सभी को बता दिया ना, एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आप सभी को बताया था कि रेमिटेंस कैसे आता है इंडिया में। ठीक है, वहां वो एग्जांपल को अभी हम लोग यहां डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग इस स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। रेमिटेंस रेफर्स टू द मनी दैट इंडिविजुअल्स वर्किंग अब्रॉड सेंड बैक टू सपोर्ट देयर फैमिलीज इन देयर होम कंट्री। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत मान लीजिए। ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत है। ओके, मान लीजिए यहाँ पे 5 मेंबर की एक फैमिली है। ठीक है, 5 मेंबर की एक फैमिली है। ओके, और यहाँ पे मान लीजिए ये रीजन है। ओके, यहाँ पे मान लीजिए इस फैमिली का एक सदस्य बाहर गया है, यूएस गया। ओके, ये यूएस है, यूएस मान लीजिए यूएस गया। ओके, और ये इंडिया है। ठीक है, ये इंडिया है। ठीक है, इस फैमिली का एक सदस्य गया यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, अर्निंग कर रहा है, अच्छा खासा पोजीशन पे है। ठीक है, अपनी खुद का देखभाल कर रहा है। लेकिन अब ये जो अपनी अर्निंग का कुछ पार्ट क्या करेगा, अपनी फैमिली को भेजेगा वापस होम कंट्री में, इंडिया में। ठीक है, ताकि यहाँ पे जो 4 लोग रह रहे हैं, इसके जो फैमिली मेंबर्स रह रहे हैं, उनको सपोर्ट मिलता रहे। ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता रहे। ठीक है, तो जो पैसा ये अपनी फैमिली को भेजेगा वो क्या कहलाएगा, रेमिटेंस कहलाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। होप आप सभी को ये समझ में आ गई होंगी। बहुत ही सरल शब्दों में मैंने आप सभी को ये बताया है। ठीक है, तो इंडिया के बाद अगर आप देखें तो मैक्सिको इज ऑन द सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन पे आपका चाइना है। ठीक है, चार्ट 1 मैंने आप सभी को समझा दिया टॉप 10 कंट्रीज कौन सी है। चार्ट 2 के माध्यम से आप लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे एज पर जो चार्ट 2 है ये क्या डिपिक्ट करता है, इट इज एस्टिमेटेड रेमिटेंस इन 2024। ठीक है, एज द शेयर ऑफ कंट्रीज जीडीपी। ठीक है, कंट्रीज जीडीपी के शेयर्स पे ये 2024 का रेमिटेंस यहाँ पे दिखाता है। तो आप लोग ये चार्ट ये जो 2 है उसके आप माध्यम से आप लोग ये देख सकते हैं। सॉरी, चार्ट 2 ये है, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, चार्ट 2 ये है। ओके, और इसमें आप देखेंगे क्या कि 2000 से लेके 2024 के बीच के यहाँ पे डिफरेंसेस आप देख सकते हैं इसके बीच में। ठीक है, टॉप 10 कंट्रीज में यहाँ पे डिफरेंसेस क्या आए हैं। देखिए, इंडिया का जो शेयर है, इंडिया का शेयर इसलिए यहाँ पे आज के डेट में न्यूज में है क्योंकि 2000 के टाइम पे ये पहले भी 10 से ऊपर था। ठीक है, और अभी भी अगर आप देखें तो ये 10 से ऊपर ही है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिनका शेयर बहुत तेजी से ड्रॉप आउट हुआ है। ठीक है, जैसे कि फ्रांस, उस टाइम पे करीब ये 7 और 8 के आसपास था, लेकिन अगर आप अभी देखें तो ये फ्रांस के आंकड़े यहाँ पे 5 से नीचे आ चुके हैं। ठीक है, आप फिलीपींस देखें लगभग 6 के आसपास था। ठीक है, फिलीपींस को आप देखेंगे तो ये 5 के नीचे पहुंच चुका है। ठीक है, अभी देखिए चाइना का जो शेयर है ये नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ा है। ठीक है, एक टाइम पे ये पीक में था, उसके बाद फिर हमें यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला। ठीक है, वापस से ये 5 के आसपास ये आ चुका है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी कंट्रीज के यहाँ पे डाटा यहाँ पे दिए गए हैं, परसेंटेज में ये फिगर्स दिए गए हैं चार्ट 2 में। ठीक है, चार्ट 3 के माध्यम से आप लोग ये समझेंगे कि कंट्री के जीडीपी का जो शेयर है उनका कितना अमाउंट ऑफ यहाँ पे रेमिटेंस 2024 में यहाँ पे आया है। ठीक है, इट इज अकॉर्डिंग टू द यहाँ पे आपका जो कॉन्टिनेंटल वाइज है ये। ठीक है, कॉन्टिनेंटल वाइज ये डाटा यहाँ पे शो करता है। ठीक है, होप आप सभी को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। चार्ट 4 के माध्यम से आप यहाँ पे कंपैरिजन समझ सकते हैं। ठीक है, कंपैरिजन समझ सकते हैं कि रेमिटेंस, एफडीआई, ओडीए में कंपैरिजन क्या है, कौन सी चीजें यहाँ पे हायर में चल रही है, कौन सी चीजें यहाँ पे लोअर में चल रही है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं रेमिटेंस धीरे धीरे क्या कर रहा है, ग्रो होता जा रहा है एज पर कंपेयर टू एफडीआई और ओडीए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। एफडीआई क्या है आप सभी को पता होना चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है एफडीआई। ठीक है, तो ये सारी चीजें नॉर्मल है, आप सभी को पता होना चाहिए। और आपका जो ओडीए है वो क्या है, ऑफिशियल डेवलपमेंट असेसमेंट है। ठीक है, तो इन सभी से आगे बढ़ता जा रहा है रेमिटेंस। ठीक है, और अगर आप देखें तो लोअर और मिडिल इनकम कंट्रीज में अगर आप देखें तो रेमिटेंस एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम है। ठीक है, मेजर सोर्स ऑफ इनकम है। ओके, और 2024 में अगर आप देखें तो इन कंट्रीज ने लगभग $685 बिलियन यहाँ पे रिसीव किया है एज ए रेमिटेंस के तौर पे, हाईएस्ट एवर इन द ईयर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं डाटा से। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। आज के डेट में इवन जो आपका एफडीआई है ना उसको भी यहाँ पे रेमिटेंस ने सरपास किया है। ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है इन रिसेंट ईयर जो आपका रेमिटेंस है इट हैव इवन सरपास्ड एफडीआई। ठीक है, तो आपका लोअर और मिडिल इनकम के लिए एक अच्छा सोर्स है इनकम का। ठीक है, सो होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। नाउ मूविंग ऑन टू द टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज, व्हाट इज क्वांटम कंप्यूटिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। देखिए मैं कहीं भी इसको स्किप नहीं कर पाया, पूरा आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस आर्टिकल
आर्टिकल को शुरू में पढ़िएगा ना तो इसके वर्डिंग्स बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, समझ पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी डिफिकल्ट है, ठीक है। तो इसको हम लोग समझेंगे। कंप्यूटर की लैंग्वेजेस को समझना एक प्रॉब्लम है, लेकिन ऑफकोर्स हम इस चीज़ को समझने वाले हैं, ठीक है। क्वांटम कंप्यूटर आज के डेट में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में है? अपने फास्ट एंड फ्यूरियस वर्क की वजह से न्यूज़ में है, ठीक है। मतलब कि जो काम एक क्लासिकल कंप्यूटर नहीं कर सकता है वो आज के डेट में क्वांटम कंप्यूटर कर सकता है, ठीक है। अपनी पोटेंशियलिटी को साबित करता है ये, ठीक है। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को क्लासिकल कंप्यूटर के कंपैरिजन में बहुत तेजी से ये क्या करता है, सॉल्व करता है। ये सारी चीज़ों को मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा, जो मैंने पढ़ा है उसके शब्दों को कन्वर्ट करूंगा ताकि आपके लिए क्या है, ईजी हो जाए, ठीक है। सारी चीज़ों को मतलब जितने भी क्रूशियल और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होंगी उनको क्या करेगा, क्लासिकल कंप्यूटर के कंपैरिजन में बहुत तेजी से आपका जो क्वांटम कंप्यूटर है वो सॉल्व करेगा, ठीक है। क्वांटम कंप्यूटर किस बेसिस पे काम करता है, अब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ये क्वांटम मैकेनिक के प्रिंसिपल के बेस पे काम करता है, ठीक है। इट वर्क्स ऑन द बेस्ड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। नाउ एन एरिया ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। ये एक ऐसा एरिया है फिजिक्स का जो कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स से डील करता है, ठीक है। देखिए 1982 में रिचर्ड फेनियम proposed the idea of developing a computer that could stimulate both quantum and classical physics, ठीक है। देखिए दोनों यहाँ पे एक साथ करने की बात की गई थी, दोनों को यहाँ पे एक साथ डेवलप करने की बात की गई थी, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाया, ठीक है। इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है इसको समझ पाना अपने आप में एक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि क्वांटम कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, ठीक है। उसके बाद क्वांटम कंप्यूटर की क्या हुई, डिस्कवरी हुई, ठीक है। क्योंकि दोनों को एक साथ नहीं कर पाए तो इसलिए क्वांटम कंप्यूटर को क्या किया गया, सेपरेट कर दिया गया। नाउ व्हाट आर द बेसिक ऑफ क्वांटम कंप्यूटर्स, ठीक है। देखिए क्लासिकल जो कंप्यूटर्स होते हैं इट वर्क्स ऑन क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है। क्लासिकल फिजिक्स पे काम करते हैं। आपने बाइनरी सिस्टम के बारे में सुना होगा, 0 और 1 जो वैल्यू क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। 0 और 1 से ये क्या होते हैं, इसके कोड वर्ड्स होते हैं, ठीक है। इन्हीं से सारा जो आप कंप्यूटर में कुछ भी लिखिए ना वो 0 और 1 उसको जाता है, सिर्फ 0 और 1। मान लीजिए आप क्वाटी लिख रहे हैं, मान लीजिए आप अपना नाम लिख रहे हैं तो सिर्फ कुछ नहीं जाएगा, आपका नाम कहीं नहीं जाता है, वो उसको जाता है कोड वर्ड 0 और 1 ही जाता है उसको कोड, ठीक है। तो वो उसी से आपका नाम फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये क्लासिकल फिजिक्स हो गया, ठीक है। ये इसी बेसिस पे काम करता है, ओके। और ये बिट्स में होता है। फंडामेंटल कंप्यूटिंग यूनिट क्या है, बिट्स है इसका, ठीक है। ईच जो बीट है आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, 1 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है, जिसका पॉसिबल वैल्यू क्या है, 1 हो सकता है या फिर 0 हो सकता है, जैसा कि मैंने बताया कि बाइनरी सिस्टम में ये सारी चीजें होती है। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स किस पे काम करता है, क्वांटम बिट्स के ऊपर काम करता है, जिसको हम लोग क्यूबिट्स कहते हैं, ठीक है। जो कि क्या करेगा, कंप्यूटेशन को परफॉर्म करता है, ठीक है। क्लासिकल बिट्स की तरह नहीं, क्वांटम जो आपका जो क्यूबिट्स है ये स्टेट ऑफ 0 या फिर 1, ठीक है। ये आप देख सकते हैं पार्टली स्टेट को यहाँ पे दर्शाता है, पार्टली स्टेट्स को यहाँ पे दर्शाता है, ठीक है। स्टेट का मतलब हो गया यहाँ पे पॉसिबल वैल्यू दैट क्यूबिट कैन हैव, ठीक है। मतलब कि मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, समझ लीजिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। आप मान लीजिए 1 रुपये का जो सिक्का है उसको आप स्पिन करते हैं, उसको आप क्या करते हैं, घुमाते हैं, ठीक है। तो वहां पे 2 आपके पॉसिबल वैल्यूज देखते हुए मिलेंगे, दोनों तरफ, एक तरफ हेड होता है एक तरफ टेल्स होता है, ठीक है। उसको मान लीजिए आपने स्पिन किया, ठीक है। जब तक वो स्पिन होकर रुकेगा नहीं तब तक आप ये नहीं बता सकते हैं कि हेड आएगा कि टेल्स आएगा, राइट है ना। ये सभी को पता है, आप सभी को, ठीक है। जब तक वो स्पिनर रुकेगा नहीं तब तक आप ये नहीं बता सकते हैं कि हेड तरफ रुकेगा कि टेल तरफ रुकेगा, ठीक है। वैसे ही ये काम करता है। अब यहाँ पे देखिए इस आर्टिकल को यहाँ पे समझाया गया है, ठीक है। ये जो आपका एबिलिटी ऑफ क्यूबिट्स होते हैं ये 2 स्टेट्स में होते हैं, सुपर पोजिशनिंग स्टेट, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है सुपर पोजिशनिंग स्टेट के बारे में। और यहाँ पे दूसरा जो आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो इंटेंगलमेंट है। पहला हम लोग लिख लीजिए सुपर पोजिशनिंग, जो कि यहाँ पे मैंने आप सभी को जो स्पिनिंग वाला एग्जांपल दिया वो इसी के अंदर आता है, सुपर पोजिशनिंग के अंदर आता है, ठीक है। तो पहला आप लोग इसको लिख लीजिए, इट इज वन ऑफ द 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट एनिमेट क्वांटम कंप्यूटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑथर ने एग्जांपल दिया कि इमेजिन अ स्पिनिंग कॉइन व्हाइल इट स्पिनिंग, इट कैन बी बोथ हेड और टेल्स, ठीक है। देखिए जब तक वो स्पिन कर रहा है हो सकता है हेड भी आ जाए, हो सकता है वो टेल भी आ जाए, आप ये एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। इट इजंट अंटिल द कॉइन कोलैप्स and that you can see which it is, ठीक है। a qubit is like a spinning coin, जो qubit होता है वो spinning coin की तरह होता है, ठीक है। ये दोनों वैल्यू को साइमल्टेनियसली क्या करता है, होल्ड करता है, ठीक है। मतलब कि आप लास्ट मोमेंट तक नहीं बता सकते हैं कि कौन सी वैल्यू आएगी, 0 आएगी या फिर 1 आएगा, ठीक है। When qubit is measured
इट कोलैप्स टू वन ऑफ द वैल्यू, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, ठीक है। जब क्यूबिट को मेजर किया जाता है तो देखिए यहाँ तो जो आपका क्लासिकल कंप्यूटर है ना, इसमें 0 1 तो पक्का है भैया, ठीक है, क्योंकि ये बाइनरी डिजिट के बाइनरी सिस्टम पे काम करता है, तो आपको पता है कि या तो 0 आएगा, तो ये 0 आएगा 1 आएगा, ठीक है। लेकिन जो आपका क्वांटम कंप्यूटर है ना, इसके जो क्यूबिट्स हैं, इसमें आप ये नहीं बोल सकते हैं कि 0 1 दोनों, ऐसा नहीं आएगा। इसमें या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, ठीक है। और ये लास्ट मोमेंट तक आप नहीं बता सकते हैं कि कौन सी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये इसलिए क्रिटिकल बन जाता है, इसलिए क्रिटिकल बन जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस क्वांटम कंप्यूटर कैन परफॉर्म मल्टीपल कंप्यूटर्स, जो आपका कंप्यूटेशन है साइमल्टेनियसली वो क्या कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। जहां पे जो आपका पॉसिबल आउटकम्स है वो लास्ट तक हम उसको रिवील नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि सुपर पोजिशनिंग क्या होता है। दूसरा जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो क्या है, एंटेंगलमेंट। Now this phenomena allow qubits to intrinsically linked no matter how far apart they are physically, ठीक है। मतलब कि मान लीजिए इंटरनली क्या करेंगे, इन जो क्यूबिट्स है उसको एक दूसरे के साथ ये लिंक करते हैं, ठीक है। ये मैटर नहीं करता है वो कितनी दूरी पे है, वो इंटरनली ये जो क्यूबिट्स होंगे एक दूसरे से लिंक में रहेंगे। मेजरिंग द स्टेट, मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आप सभी को फिर से एग्जांपल के तौर पे मैं आप सभी को समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया था, कॉइन का एग्जांपल दिया था कि हमने उसको रोटेट किया, हम लोग ये पता नहीं लगा पाएंगे जब तक वो रुकेगा नहीं। यहाँ पर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूंगा, यहाँ ऑथर का ही एग्जांपल दूंगा। सपोज आप लोगों के पास एक पेयर ऑफ ग्लव्स है, ठीक है, एक लेफ्ट हैंड का है एक राइट हैंड का है, ठीक है, एक लेफ्ट हैंड का है एक राइट हैंड का ग्लव्स है, ठीक है। दोनों ही ग्लव्स को हमने क्या किया, दोनों ही ग्लव्स लेफ्ट वाले को मान लीजिए एक बॉक्स में भेजा, दूसरे वाले को हमने एक बॉक्स में भेजा, और आपको ये पता नहीं है कि लेफ्ट वाला ग्लव्स कौन से बॉक्स में है और राइट वाला बॉक्स कौन से बॉक्स में है, ये आप लोगों को पता नहीं है, ठीक है। मान लीजिए आप लोगों को पता नहीं है, ओके। और ये आप लोगों को जब तक पता नहीं चलेगा जब तक आप किसी एक बॉक्स को ओपन करेंगे। मान लीजिए अगर आपने इस बॉक्स को ओपन किया, ठीक है, मान लीजिए आपने इस बॉक्स को ओपन किया और आपको क्या मिला, राइट हैंड का ग्लव्स मिला आपको, इसके अंदर इस बॉक्स के अंदर राइट हैंड का ग्लव्स मिला। तो आप लोग ये प्रोबेबिलिटी लगाएंगे कि हाँ भाई मेरे को राइट हैंड का ग्लव्स मिल गया, तो जो अगला बॉक्स होगा उसमें क्या होगा, लेफ्ट हैंड का ग्लव्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑथर ने यही एग्जांपल दिया है, इसी को यहाँ पे एंटेंगलमेंट कहा गया है, इसी को यहाँ पे एंटेंगलमेंट कहा गया है, जो कि एक दूसरे से लिंक होता है इंटरनली। ये चीजें ना लिंक है, देखिए इसी से ये लिंक है ना। अगर ये मान लीजिए ये बॉक्स के बारे में आपको पता ही नहीं है, तो इस बॉक्स के बारे में आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं। तो अगर आपने इस बॉक्स के बारे में पता कर लिया तो आप लिंक कर सकते हैं कि हाँ इस बॉक्स में ये चीजें होंगी, ठीक है। तो ये इंटरनली लिंक है, कितनी भी दूरी पे हो, इट डजेंट मैटर, ओके। तो ये एग्जाम्पल यहाँ पे ऑथर ने दिया, से यू हैव अ पेयर ऑफ ग्लव्स, ईच ग्लव्स इज पुट इन अ सेपरेट बॉक्स एंड सेंड टू डिफरेंट लोकेशन, अलग अलग लोकेशन पे इसको भेज दिया गया। यू डोंट नो विच बॉक्स आर विच, ठीक है, तो कौन सा बॉक्स कौन सा है आपको पता नहीं है। बट वंस अ बॉक्स इज ओपन टू रिवील द लेफ्ट ग्लव, मान लीजिए लेफ्ट ग्लव्स को यहाँ पे रिवील करने के लिए एक बॉक्स को खोला गया, ठीक है। तो आप लोग अपने आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो दूसरा बॉक्स है उसमें यहाँ पे राइट ग्लव्स होगा, ठीक है। तो ये चीज़ों हम लोग यही चीज़ को क्या कहेंगे, एंटेंगलमेंट कहेंगे, ठीक है। तो ये दोनों प्रिंसिपल पे काम करता है आपका क्वांटम कंप्यूटर्स, ठीक है। तो आज के डेट में देखिए ऐसा नहीं है कि क्वांटम कंप्यूटर्स में यहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजिकली अगर आप देखें तो जो क्वांटम कंप्यूटर्स हैं वो सुपीरियर्स हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजिकली दे आर सुपीरियर्स। बट अभी इवन अगर मैं आप सभी को बताऊं कि जो आपका क्लासिकल कंप्यूटर्स हैं ये कुछ ऐसे टास्क हैं जिसको अच्छे तरीके से कर सकता है, ठीक है। तो बेटर है बट बेस्ट नहीं है, ठीक है, बेटर है बट बेस्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे चीज़ें बताया गया ऑथर के द्वारा, कुछ यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं जिनको हम लोग इतना उसमें नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। 2019 में भी कुछ यहाँ पे क्वांटम कंप्यूटर्स के ऊपर यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, ठीक है। और सर्किट जो आपका बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स हैं इनको भी यहाँ पे लाया गया था इसके अंतर्गत, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आर्टिकल में ऑथर ने बताया है, ओके। देखिए यहाँ पे जो आपका स्काई कैमोर है उसको यहाँ पे डिस्कवर किया गया, ठीक है। और यहाँ पे नेचर के पेपर में इसको रिपोर्ट किया गया, पब्लिश किया गया, ठीक है। और कहा गया कि इट कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम, जो आपका क्लासिकल कंप्यूटर है उसके कंपैरिजन में ये प्रॉब्लम को बहुत ही कम अमाउंट में सॉल्व कर सकता है, ठीक है। जो आपका क्लासिकल कंप्यूटर जो प्रॉब्लम
अनरीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम में सॉल्व करेगा। ये जो आपका स्काई कैमर है ये सिर्फ 200 सेकंड में आपके टास्क को यहाँ पे वो कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया। ठीक है, दूसरा यहाँ पे देखिए विलो नाम की एक चीज डिस्कवर की गई। ठीक है, इसी मंथ अर्लियर के दिस मंथ में यहाँ पे गूगल्स ने रिवील किया एक क्वांटम चिप का जिसका नाम था विलो। ठीक है, जो कि वर्ल्ड का पहला क्वांटम प्रोसेसर था। ठीक है, एंड विच एरर करेक्टेड क्वेबिट्स इंप्रूव्स द स्किल। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे बताई गई हैं इसको लेके। ठीक है, क्वांटम स्टार्ट्स आर इजिली प्रोन टू एरर्स। ठीक है, जो क्वांटम स्टेट्स हैं दे आर इजिली प्रोन टू एरर ड्यू टू इंटरेक्शंस विद द एनवायरमेंट्स। ठीक है, अगर उसको एनवायरमेंट के इंटरेक्शन में लेकर आया गया हो सकता है हमें इसके अंदर कुछ एरर्स देखने को मिले। ठीक है, सो क्वांटम कंप्यूटर्स को यहाँ पे एरर करेक्शन में इंप्रूवमेंट की जरूरत है ताकि यहाँ पे वो क्या कर सकता है, लॉन्ग टाइम में कैलकुलेशन यहाँ पे होल्ड करके रख सकता है। ठीक है, ऑफ कोर्स यहाँ पे ये सारी चीजें एडवांस की तरफ मूव करती हैं, लेकिन साथ ही साथ इन सभी को हमें यहाँ पे इन सारे जो पॉइंट्स हैं इनके जो एरर हैं इनको यहाँ पे सॉल्व करने होंगे। विलो गूगल हैज सेड कैन फिनिश द स्टैंडर्ड टेस्ट इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में स्टैंडर्ड टेस्ट को यहाँ पे फिनिश कर सकता है। ठीक है, ये यहाँ पे गूगल से द्वारा कहा गया, जो कि एक जो आपका सुपर कंप्यूटर्स है 10 ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ईयर्स वो ले लेगा सॉल्व करने में। ठीक है, तो ये सारे देखिए बेनिफिट्स हैं, बट यहाँ पे एरर करेक्शन को हमें यहाँ पे सॉल्व करना होगा। तो ये एक लूप होल है क्वांटम कंप्यूटर का। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इंडिया इज ऑल्सो लॉन्चिंग, देखिए यहाँ पे नेशनल क्वांटम मिशन को लॉन्च किया इंडिया ने 2023 में। ठीक है, गवर्नमेंट ने इसमें यहाँ पे 6000 करोड़ के आसपास के यहाँ पे जो मनी है वो यहाँ पे लगाए हैं और ये लगभग 8 साल के आसपास का ये मिशन होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। ओके, सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, इसका जो एडवांसमेंट है ये फ्लाइंग थिक है, फास्ट है, बट देयर आर स्टिल मेनी सिग्निफिकेंट चैलेंजेस टू ओवरकम बिफोर क्वांटम कंप्यूटर कैन बिकम कॉमन प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कॉमन प्लेस यहाँ पे होने के लिए क्वांटम कंप्यूटर्स को अगर लेके आने के लिए हमें कुछ जो आपके सिग्निफिकेंट चैलेंजेस जो मैंने आप सभी को बताएं, एरर करेक्शन जैसे, इनको यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत है ताकि हम यहाँ पे अच्छे से काम कर सकें। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, व्हाई आर एक्टिविस्ट अपोजिंग ईसीएस इलेक्शंस रूल अमेंडमेंट्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप सभी को मैंने बताया था कि 20 दिसंबर को यहाँ पे जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स है इसमें यहाँ पे चेंजेस किए गए, अमेंडमेंट्स किए गए, जिससे यहाँ पे कुछ एक्सेस को यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया गया पब्लिक के लिए। ठीक है, कुछ पॉल डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया गया पब्लिकली। ओके, और उस पॉल डॉक्यूमेंट्स में क्या इंक्लूड है, आपका सीसीटीवी फुटेज भी इंक्लूड है। और यही सारी चीजें यहाँ पे अभी न्यूज में आ गई हैं। जो आपके इलेक्ट्रॉनिक डाटाज हैं ये कहे जाते हैं कि अगर इनको यहाँ पे निकाला गया तो हो सकता है जो सेंसिटिव एरियाज हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए थे जम्मू एंड कश्मीर, वहां पर ये इट इज प्रोन टू, ठीक है, इट इज प्रोन, हो सकता है वहां पे डेंजर साबित हो। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो आपका कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स है ये क्या है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 इज द सेट ऑफ रूल। ठीक है, ये सेट ऑफ रूल है विच प्रोवाइड प्रोविजंस। ठीक है, प्रोविजंस प्रोवाइड करता है हाउ टू कंडक्ट द इलेक्शंस। ठीक है, हाउ टू कंडक्ट द इलेक्शन, इलेक्शन को कैसे कंडक्ट किया जाए एज पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। ओके, उसी को हम क्या कहते हैं, कोड ऑफ इलेक्शन रूल्स कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर चेंजेस मैंने आप सभी को बता दिया। रूल 93 के सेक्शन 2 के पार्ट ए में किया गया है। ओके, रूल 93 के सेक्शन 2 के पार्ट ए में चेंजेस किया गया है, जिससे यहाँ पे पब्लिकली कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स जो रिकॉर्ड्स हैं, डाटाज हैं, उसको यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया गया। ओके, तो ये जो न्यूज़ है ये क्यों न्यूज़ में आया, क्योंकि यहाँ पे देखिए पंजाब और हरियाणा के जो हाई कोर्ट है उन्होंने यहाँ पे इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप लोग सारे डॉक्यूमेंट शेयर कीजिए विच इज रिलेटेड टू हरियाणा असेंबली इलेक्शन, जिसमें सीसीटीवी फुटेज भी शामिल था। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं। ओके, तो सीसीटीवी फुटेज को मांगने की यहाँ पे बात की गई थी, जो कि यहाँ पे कहा गया कि हो सकता है सिक्रेसी को मद्देनजर रखते हुए ये सारी चीजें नहीं भेजेंगे। ठीक है, एक सीरियस रिपरकशन यहाँ पे क्रिएट होता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। अगर ये सारी चीजें हम अवेलेबल कराते हैं तो सेंसिटिव एरियाज में हो सकता है सिक्योरिटी लैप्स हो जाए। ठीक है, तो ये ऐसा यहाँ पे कहा गया। ओके, ऑपोजिशन देखिए यहाँ पे कह रही है कि एक यहाँ पे असर्शन हमें देखने को मिला है रिगार्डिंग रैपिडली एरोडिंग इंटीग्रिटी ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस मैनेज बाय द इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो इसलिए इसी के बदौलत यहाँ पे कांग्रेस क्या है, सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास गई हैं और इसके अगेंस्ट। ठीक है, तो अमेंडमेंट के अगेंस्ट यहाँ पे देखें तो कांग्रेस मूव टू द सुप्रीम कोर्ट। ओके, होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू नेम्स अजय भल्ला मणिपुर गवर्नर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अजय भल्ला जी को यहाँ पे मणिपुर के गवर्नर्स के तौर पे यहाँ पे ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने अपॉइंट किया है। और यहाँ पे कुछ अदर्स भी गवर्नर्स के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ओके, द अपॉइंटमेंट इंक्लूड फॉर्मर यूनियन
यूनियन मिनिस्टर जनरल वीके सिंह रिटायर्ड एज गवर्नर ऑफ मिजोरम। गवर्नर ऑफ मिजोरम में किसको अपॉइंट किया गया है, आपके लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, जनरल वीके सिंह को अपॉइंट किया गया है। केरला गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान बीइंग मेड द गवर्नर ऑफ बिहार, ठीक है। तो जो केरला के गवर्नर थे आरिफ मोहम्मद खान, उनको यहाँ पे बिहार के गवर्नर्स के तौर पे इनको अपॉइंट किया गया है, ठीक है। प्रेसिडेंट ने यहाँ पे देखिए जो उड़ीसा के गवर्नर्स थे उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया है रघुबर दास जी का, ओके। तो इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ओके। और ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं कि इनको अपॉइंट क्यों किया गया है, ठीक है, क्योंकि 2023 में हमने देखा कि यहाँ पे मणिपुर में जो वायलेंस हो रहा है कुकीज़ और माइटीज़ के बीच में, उसकी वजह से ये सारे चेंजेस किए जा रहे हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हेल्स वाजपेयी सेज ही वाज आर्किटेक्ट्स ऑफ इंडियाज ट्रांसमिशन टू 21st सेंचुरी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस आर्टिकल में आप सभी को ये पता चलेगा कि पेइंग ट्रिब्यूट्स टू फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी a day before his 100th birth anniversary, Prime Minister Narendra Modi on Tuesday calls him the architects of India's transition to 21st century, ठीक है। इन्होंने जो काम किया एट द टाइम जहाँ पे इंडिया में आप देखेंगे कि क्या था, इंडिया में बहुत ज़्यादा जो चीज़ें थी अनस्टेबल थी, तो उस टाइम पे ये प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया के, और इन्होंने जो इनस्टेबिलिटी है उसको स्टेबिलिटी में कन्वर्ट किया, एक इफेक्टिव गवर्नमेंट लेके आए, ठीक है। 1998 की बात की जा रही है जब ये प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। तो होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज दी हैं इन्होंने इंडिया को टेलीकॉम के सेक्टर में, कम्युनिकेशन के फील्ड में, ठीक है। आपके गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट्स को इन्होंने लॉन्च किया, ठीक है, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो इकोनॉमिक्स भी इंडिया का इन्हांस हुआ है, ठीक है। सो होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, और आई थिंक यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं, वर्ल्ड सेक्शन में भी कुछ भी आज आया नहीं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। आप लोगों को वीडियो अगर इंपॉर्टेंट लगी हो तो लोगों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।